दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि ईएसएम को मिलने वाली पेंशन को सर्विस पेंशन कहते हैं और यह पेंशन आपकी लास्ट पेमेंट का 50% होता है प्लस डीआर होता है, यानी महंगाई भत्ता होता है। और दोस्तों विकलांग सैनिकों को विकलांग पेंशन भी मिल सकती है। सर्विस पेंशन आपको 15 साल की अपनी सर्विस पूरी करने के बाद ही लागू होती है। दोस्तों रक्षा पेंशन के बहुत सारे नियम जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उनमें से कुछ नियम मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों इसमें सबसे पहला नियम तो फैमिली पेंशन का है। ईएसएम की डेथ के बाद उसकी वाइफ या परिवार वालों को मिलने वाली पेंशन को फैमिली पेंशन कहते हैं और यह सामान्य दर अंतिम वेतन का 30% और उस पर महंगाई भत्ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि ईएसएम की लास्ट पेमेंट 42,500 रुपए थी तो 42,500 का 30% 12,750 रुपए होती है प्लस उस पर महंगाई भत्ता। यह पेंशन की सामान्य दर है। इसी में दूसरी होती है पेंशन की बढ़ी हुई दर। अब दोनों में क्या फर्क है यह आपको समझना है। बढ़ी हुई दर कब मिलती है और सामान्य दर कब लागू होती है। दोस्तों एक ईएसएम की डेथ के बाद उसकी विधवा को मिलने वाली पेंशन 50% प्लस महंगाई भत्ता, इस पेंशन को बढ़ी हुई दर पेंशन कहते हैं। इसमें ईएसएम की लास्ट पेमेंट 42,500 रुपए का 50% यानी 21,250 रुपए प्लस डीआर यानी महंगाई भत्ता। परंतु दोस्तों याद रहे बढ़ी हुई पेंशन ईएसएम की विधवा को सिर्फ 7 साल ही मिलती है, यानी कि ईएसएम की डेथ के 7 साल तक विधवा को बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलेगी या उम्र के 67 साल तक, इनमें से जो भी पहले हो उस पर मिलेगी। उसके बाद दोस्तों साधारण पेंशन 30% प्लस महंगाई भत्ता शुरू हो जाता है। दूसरा नियम है यदि ईएसएम के पीपीओ में उसकी वाइफ का नाम लिखा है तो इसे जेएन पीपीओ या ज्वाइंट पीपीओ कहते हैं और यदि जेएन पीपीओ उपलब्ध है तो ईएसएम की डेथ के बाद उसकी विधवा के लिए पीपीओ चेंज नहीं किया जाता है, यानी ईएसएम का पीपीओ ही विधवा का पीपीओ बना रहता है और कोई नया पीपीओ जारी नहीं किया जाता है। दोस्तों तीसरा नियम है यदि आप पुनर्विवाह करते हैं और आपका पहले से जेएन पीपीओ है तो आप अपने पीपीओ में दूसरी पत्नी का नाम नहीं जोड़ सकते। यह कार्रवाई आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि पहली पत्नी के बच्चे अयोग्य नहीं हो जाते। अब दोस्तों अयोग्य नहीं हो जाते का क्या मतलब है? मतलब कि बेटे की उम्र 25 वर्ष या विवाहित होने पर या 9,000 रुपए से अधिक कमाने पर अपात्र हो जाते हैं या अयोग्य हो जाते हैं। और बेटियां यदि 9,000 रुपए प्रति माह कमाती हैं या उनकी शादी हो जाती है तो बेटियां भी इसके लिए अयोग्य या अपात्र हो जाती हैं। परंतु दोस्तों अस्थायी रूप से विकलांग बच्चे हमेशा पेंशन के पात्र बने रहेंगे। इसी में यदि जेएन पीपीओ या ज्वाइंट पीपीओ के पब्लिश होने से पहले ही ईएसएम की डेथ हो जाती है तो अगर ईएसएम ने दूसरी शादी की थी तो ईएसएम की पेंशन पहली और दूसरी पत्नी के नाबालिग बच्चों के बीच विभाजित की जाएगी। दोस्तों अगला नियम है यदि आपका बच्चा विकलांग है तो उसको पेंशन कैसे मिलेगी। इसके लिए आपको अपने बच्चे का, यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो आप पीपीओ में उसका नाम जोड़ सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट पीपीओ या जेएन पीपीओ जारी किया जा सकता है। और यह कैसे किया जा सकता है इसके लिए आप ये वाला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा। एलटीए में नॉमिनेशन कैसे किया जाता है यह इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपने दिव्यांग बच्चे को नामित कर सकते हैं और बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद दिव्यांग बच्चे को पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों इसी में यदि आपकी अविवाहित या तलाकशुदा बेटी को भी पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। इसमें यदि ईएसएम की अविवाहित या तलाकशुदा बेटी जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से ईएसएम पर निर्भर करे और
ईएसएन के घर में आश्रय लेती है तो उसे भविष्य में उसके माता पिता की डेथ के बाद पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। दोस्तों इसे भी ठीक पिछले वीडियो की तरह ही ऐड कर सकते हैं। एलटीए में आप कैसे नॉमिनेशन कर सकते हैं इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं, उन्हें आपको पूरा करना होगा। दोस्तों अगला जो नियम है वह अगर ईएसएन और उसकी पत्नी दोनों ही नहीं रहे, दोनों की डेथ हो जाती है तो उनके नाबालिग बच्चे पेंशन के पात्र होंगे। पहले सबसे बड़े बेटे को 25 वर्ष तक होने पर पेंशन मिलेगी और उसके बाद अगले सबसे बड़े बच्चे को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी जब तक कि उनकी उम्र 25 वर्ष पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों यह थे रक्षा पेंशन के कुछ नियम जो कि इन फ्यूचर में किसी के भी काम आ सकते हैं। हर पेंशनर्स को, हर एक्स सर्विसमैन को, हर गौरव सेनानी को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपका अपना ही नहीं बल्कि अगर किसी और का भी कोई ऐसा केसेस आपके सामने आता है तो आप उन्हें भी सारी जानकारियों से अवगत करा सकते हैं और उनकी भलाई कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान पर यदि आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।